हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शमन छुपके जादू टोना कर रहा होता है जिसका सीधा असर पड़ता है नोकियों के ऊपर, जो कि राजा के कंज्यूमेशन अच्छे से जाए इसके लिए प्रे कर रही थी बाकी शमन्स के साथ। लेकिन जोंगशील और नोकियोंग दोनों की तबीयत खराब होने लगती है और ये दोनों की पूजा भंग हो जाती है। और ये सब कुछ करने वाला वही शमन होता है जो नोकियों की अब तक हेल्प कर रहा था। और इस सब का सीधा असर पड़ता है राजा के ऊपर, जिनको अजीब फील होने लगता है। उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है और राजा एकदम से बेहोश होकर गिर जाते हैं। जिसके बाद रानी सभी मेड्स को वहाँ पे बुला लेती है, लेकिन रानी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन्होंने जिसके लिए जो प्लानिंग की थी इतने दिनों से वो सारी वेस्ट हो गई थी। यांग म्यूंग ने जो वो उनको अपने साथ चलने के लिए कहा था उस पर वो उसे थैंक्स तो बोलती है, लेकिन उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो एक शमन है। और तभी जांग शीला के उसे बताती है कि राजा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है एंड वो ये सुनते ही वहाँ से भाग जाती है। राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और किसी भी के समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। जब वो वहाँ पे आती है तो सबसे पहले मिस्टर प्रोफेसर से ये पूछता है कि वो अब तक कहाँ थी, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। राजा दर्द के मारे बहुत ज्यादा कांप रहे थे, लेकिन जब वो उनके पास बैठती है तो वो कांपना बंद कर देते हैं और ये बात उनके डॉक्टर और मिस्टर सभी को बड़ी अजीब लगती है। देन वो हमेशा की तरह राजा के पास बैठती है एक ताबीज बन के। काफी देर हो चुकी थी और वो उनको यहाँ से जाने का टाइम आ गया था, लेकिन उसका राजा को ऐसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट फिर भी वो जाने लगती है। तभी राजा से पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें चिंता हो रही थी ना। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जिसपे राजा कहते हैं कि तुम्हें चिंता इसलिए भी तो हो रही होगी कि मैंने किसी और लड़की को अपने हार्ट में रख लिया, और प्लीज सुबह तक मेरे साथ रहना। अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मुझे लगेगा कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। देन वो सुबह तक राजा के पास ही रहती है। रॉयल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी मिनिस्टर डॉक्टर से पूछता है कि उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में राजा की लकी कंज्यूमेशन की डेट गलत तो नहीं बता दी थी। मिनिस्टर और डॉक्टर पहले तो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन बाद में बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। देन ऑफिसर के समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो गया था। तभी एक मिनिस्टर बताता है कि राजा की कंज्यूमेशन प्रोसेस के दौरान मुझे फील हुआ था कि महल के अंदर कोई एविल स्पिरिट है जो राजा को हार्म करना चाहती है। एंड फिर बाकी मिनिस्टर भी उसकी हाँ में डालने लगते हैं। राजा की मोम और दादी को राजा के लिए तो काफी बुरा लग ही रहा था, लेकिन उन्हें रानी पर भी काफी दया आ रही थी कि उनके साथ हमेशा ऐसे ही क्यों हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों उनसे मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन वो क्यों कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि कंज्यूमेशन प्रोसेस से पहले मुझे एक सपना आया था जिसमें एक सफेद कपड़ों वाली लड़की ने मुझे बोला था कि अब मैं राजा को प्रोटेक्ट करती हूँ, तो अब तुम राजा से कोई भी हाई प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर रानी काफी चौंक जाती है। बोक्यूंग कहती है कि वो तावीज वाली शमन राजा के ऊपर टोटका करती है उनकी अटेंशन पाने के लिए। रानी बोक्यूंग को कहती है कि राजा को तो पता भी नहीं है कि उनके रूम में कोई आता है, लेकिन जब बोक्यूंग बताती है कि राजा को इस बारे में मालूम है तो बाकी रानी भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। मिनिस्टर्स यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उन्हें इस मामले में आगे कहानी कैसे बढ़ानी चाहिए। ये पहली तो कहानी बनाते हैं कि राजा के सामने ये बोलना चाहिए कि उनकी तावीज उन्हें मारना चाहती है, इसकी वजह से ही उसने उस रात वो पावर छोड़ी थी राजा के ऊपर, लेकिन इन्हें पता था कि राजा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। देन ये एक नई कहानी बनाते हैं कि वो शमन राजा से प्यार करने लगी है और वो राजा को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने जादू टोना कर दिया। लेकिन मिनिस्टर ऑफ इन्फीरियर के मन में तो इससे भी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। कुछ शमन की खुशबुसा रही होती है कि राजा रानी के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो अपने पहले प्यार को अब तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन दूसरी शमन कहती है कि राजा जिसे प्यार करते अब ये सुनने में आता है कि उसका मर्डर किया गया था, और मुझे तो लगता है कि अब उसकी ही आत्मा राजा रानी को मिलने नहीं देती है। तभी तो रानी को अब तक उस जगह से रोने की आवाज आती है जहाँ पे पहले क्राउन प्रिंसेस को रखा गया था। उनकी ये बातें वो भी सुन रही होती है, जिससे लगता है कि वो भी इस जगह पे जब गई थी तो उसे भी बहुत कुछ दिखाई देने लगा था। जिस ऑफिसर को राजा ने वो उनकी मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस डॉक्टर के पास आता है जिसने वो उनके महल से बाहर निकलने के बाद उसका इलाज करने की कोशिश की थी, जो कि ऑफिसर को बताता है कि उसके अंदर कोई भी जहर नहीं था और उसकी पल्स रेट काफी अच्छे से चल रही थी, उसके सारे ऑर्गन्स काफी अच्छे से काम कर रहे थे। और मुझे ये सब इसलिए याद है क्योंकि मैंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे उसके पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो मर चुकी थी, लेकिन उसके पापा फिर भी यही बोले जा रहे थे कि ये जिंदा है और मुझे बार बार उसे चेक करने के लिए कह रहे थे। और तो जब वो बिल्कुल मर गई थी तब भी उसके पापा उसे टाइटली हग किए हुए थे, और मरने के बाद भी उस लड़की की बॉडी बिल्कुल गर्म थी। ये डॉक्टर जब ऑफिसर से पूछता है कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है तो ऑफिसर बोल देता है कि मैं उसका दूर का रिश्तेदार हूँ। ऑफिसर यहाँ से निकलता ही है कि प्रिंसेस और उसकी मदर इन लॉ वहाँ पे आ जाती हैं। प्रिंसेस डॉक्टर से चुपके से लड़का होने की दवाई मांग रही होती है और वो उनकी मोम एक जगह को देख रही होती है जहाँ पे वो उनको हमेशा लेके आया करती थी उसकी हाइट मेजर करने के लिए। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपका एक रिश्तेदार आया था, आपकी बेटी के बारे में पूछ रहा था। इस पे दोनों ही सोच में पड़ जाती हैं कि ऐसा कौन रिश्तेदार होगा। वो उन शमन्स की बातों को याद कर रही होती है कि तभी उसे अपने पेरेंट्स की आवाजें सुनाई लेने लगती हैं।
वो भी वू के नाम चिल्ला रहे थे। तभी महल के ऑफिसर आ जाते हैं और वू को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर अब आरोप लगा था। जांगशील और सेउल भी जब ये देखती हैं तो वो इनका रास्ता रोक के पूछती हैं कि वो इन्हें कहाँ लेके जा रहा है, जिसपे ऑफिसर बताता है कि इसने बगावत करने की कोशिश की है और वो उनको लेकर वहाँ से चला जाता है। सेउल जांगशील को ये बात नोक्योंग को बताने के लिए कहती है और अपने आप उन सैनिकों का पीछे चली जाती है। लेकिन जांगशील को भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि नोक्योंग अभी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वो गई थी उसी शमन के पास जिसने जादू टोना करके उस रात राजा को रोक दिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जो महल की हकदार है उसे ही वो सारे हक मिले। यानी कि वून को ये शमन नोक्योंग को भी कहता है कि अगर वो ये सब होने देते तो कोई भी चीज अपनी पहले वाली जगह पे वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन नोक्योंग को वून की बहुत ज्यादा चिंता थी। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे दोबारा से मारने की कोशिश करे, ये जानने के बाद कि वो वून ही है। एंड नोक्योंग को ये मानना था कि अब कोई भी चीज उसके पहले वाले इस टाइम पर नहीं आ सकती क्योंकि अब वो बहुत दूर जा चुके हैं। ऑफिसर वून से पूछता है कि जब उसे राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है तो वो उस रात कहाँ पे थी, क्योंकि उसे महल में कहीं होना चाहिए था या फिर बाकी शमन्स के पास जो कि प्रे कर रही थी राजा के लिए। वून बताती भी है कि उसे कमांड दी गई थी कि वो महल में ना आए, लेकिन ऑफिसर को तो लगता है कि वो कहीं पे अकेली बैठ के जादू टोना कर रही होगी। एंड उसकी बेगुनाही के सबूत के लिए ऑफिसर से कहते भी हैं कि तुम जिसके साथ थी हमें उसका नाम बता दो, जिससे ये प्रूव हो जाए कि तुम टोना टोटका नहीं कर रही थी। लेकिन वून इन्हें ये कैसे बता सकती थी कि उस रात यांग म्यूंग के साथ थी, क्योंकि इससे यांग म्यूंग की पोजीशन और इमेज पे भी फर्क पड़ता कि वो रात को उसके पास क्या करने आया था। इसलिए वो बोल देती है कि मैं उस रात अकेली थी और अब उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था, जिसपे ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। बट तभी वहाँ पे मिनिस्टर आ जाता है उनसे बात करने के लिए और उन दोनों ऑफिसर को वहाँ से थोड़ी देर के लिए भेज देता है। नोक्योंग जब घर पे वापस आती है तो जांगशील से उसे पता चलता है कि वून को अरेस्ट कर लिया गया है राजा को हार्म करने के जुर्म में। मिनिस्टर वून को डराना स्टार्ट कर देता है कि जो जुर्म तुमने किया है उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सजा मिलेगी, तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी और तुम अपनी मौत के लिए भीख मांगोगी। वून कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि तुम ये सब प्रूव कैसे करोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये चॉइस देता हूँ कि तुम सबके सामने ये बोल दो कि राजा तुमसे प्यार करता है और तुम उसके साथ इंटीमेट हो चुकी हो। मिनिस्टर वू से ये बुलवा के राजा को बदनाम करना चाहता था, जिससे कि राज्य के सभी स्कॉलर्स और सारी प्रजा राजा से गुस्सा हो जाए। लेकिन जब वून ऐसा कहने से मना कर देती है तो मिनिस्टर से फिर से डराना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें इस जुर्म में बहुत ज्यादा पनिश किया जाएगा, जिससे बचने का बस ही एक ही तरीका है। सेउल वू का पीछा करते हुए महल में आ गई थी जहाँ पे वो नोक्योंग का वेट कर रहे थे। जब नोक्योंग वहाँ पे आती है तो उसे सब कुछ बता देती है। नोक्योंग सेउल को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट तभी वो मिनिस्टर को वहाँ पे देख लेती है, जो यही सोच रहा होता है कि उसने वून को कहीं पे देखा है। जब मिनिस्टर जेल से चला जाता है तब नोक्योंग आती है वून को मिलने के लिए और सबसे पहले वो उनसे यही पूछती है कि तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया गया ना, तुम ठीक तो हो। लेकिन वून को अपनी कोई चिंता नहीं थी। वो नोक्योंग से राजा की तबीयत के बारे में पूछती है, जिसपे नोक्योंग को काफी गुस्सा आता है कि वो ऐसे टाइम पे भी राजा के बारे में सोच रही है। लेकिन वो उनको पता था कि मिनिस्टर उसका यूज करना चाहते हैं राजा की पोजीशन खराब करने के लिए, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो नोक्योंग से कहती है कि आप सबको ये बोल दो कि मैं एक जासूस थी जो राजा के पास आई थी और राजा को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन नोक्योंग से समझाती है कि अगर तुम राजा के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगी इस पे भी तो राजा को बुरा ही लगेगा, वो खुश नहीं होंगे। जिसपे वून को भी लगता है कि राजा पहले से ही अपने आप को ब्लेम करते हैं बहुत लोगों की मौत के लिए, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को राजा को कैसे बचाए। राजा डॉक्टर के पास ही बैठा होता है तभी एक मेड आके इनुज को बताती है और इनुज फिर राजा को बताते हैं कि उस शमन को पनिश किया जा रहा है आपको हार्म करने के जुर्म में। वून ने यांग म्यूंग को फिर से रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद वो अब दोबारा से एक ट्रिप पे लिए जा रहा था। बट तभी जांगशील आती है उसे वून के बारे में बताने के लिए, लेकिन यांग म्यूंग बोल देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। और जब जांगशील यांग म्यूंग को वो उनकी पनिशमेंट के बारे में भी बताती है तब भी यांग म्यूंग ये बोल देता है कि मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जांगशील को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगी। वून को भी टॉर्चर करने के लिए बांध दिया जाता है जहाँ पर वो स्कॉलर भी होता है, यानी कि वो ऑफिसर जिसे राजा ने जिम्मेदारी दी है। और मिनिस्टर फाइनेंस भी ये देखकर काफी खुश होता है कि उसे ये लड़की दोबारा देखने को मिली, क्योंकि उसे वो पहली नजर में काफी अच्छी लगी थी। ये बात वो मिनिस्टर को भी बताता है, जिसे याद आ जाता है कि उसने उस लड़की को राजा के साथ देखा था, जिसपे अब वो और भी खुश हो गया था कि राजा से बचाने के लिए अब जरूर आएंगे। और तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं जो सबके सामने ये बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसे लोग हैं कि मेरे कमांड के बिना ही तुम इसे पनिश करने के लिए जा रहे हो। तभी मिनिस्टर राजा को कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो आपको इसलिए देख रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे ऐसे एक शमन की साइड मत लें। देन राजा वून को देखता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और राजा को काफी गुस्सा आ रहा होता है। देन राजा एक रूम में जाके मिनिस्टर से पूछते हैं कि तुम किसी को टॉर्चर करके उसे कन्फेस करवा रहे हो। मिनिस्टर कहता है कि आप उस शमन ने सिर्फ आपको ही हार्म नहीं किया बल्कि आपकी पूरी प्रजा की उम्मीदों पे भी पानी फेर दिया, जो कि खायर का वेट कर रहे थे, इसलिए हम आपके कमांड के लिए कैसे रुक सकते थे। राजा कहता है कि इससे कोई सबूत तो नहीं है, मैं उसे खुद इंट्रोगेट करना चाहता हूँ। लेकिन मिनिस्टर इस पे मना करने लगते हैं। इस पे राजा कहता है कि तुम मेरे कमांड को ठुकराओगे क्या।
बट मिनिस्टर ऑफ इन्फेरियर कहता है कि हम आपके ऑर्डर को कैसे ठुकरा सकते हैं, लेकिन एक शमन को डायरेक्टली इंट्रोगेट करोगे ये तो राजा को शोभा नहीं देता, और पहले से ही बहुत सारे स्कॉलर आपके खिलाफ हैं और ये सब देख के तो आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो वून से मिलने के लिए जाने लगते हैं, जिसपे उनका इनुच ने समझाता है कि आपको क्या लगता है कि वो मिनिस्टर सिर्फ उस शमन को पनिश करना चाहते हैं। बात यह है कि वो चाहते हैं कि आप कोई एक्शन लें और सभी लोग आपके खिलाफ हो जाएं, और आप एक चीज़ के लिए इतने लोगों को नहीं खो सकते, क्योंकि अगर आप उस लड़की को डिफेंड करने के लिए जाओगे तो आप बाकी सभी को खो दोगे। और आपको तो पता है ना कि वो लड़की बहुत ज़्यादा समझदार है, तो वो खुद अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगी और उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। ये सब बोल के वो राजा को रोक लेता है। और दूसरी तरफ मिस्टर बून को बहुत ज़्यादा पनिश करवा रहा था, जिससे वो या तो अपना राजा के साथ रिलेशनशिप कबूल कर ले या फिर ये कि उसने राजा के लिए टोना टोटका किया है। ये सब कुछ तो मिनिस्टर फाइनेंस से भी नहीं देखा जा रहा था। देन मिनिस्टर वून से आके पूछता है कि तुम अब भी ये मानोगे नहीं क्या कि तुमने राजा को हार्म करने की कोशिश की है। लेकिन वून कहते हैं कि शायद तुम कितनी बार मेरे से यही क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन मेरा आंसर यही होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। देन मिनिस्टर वून के पास आके कहता है कि मैंने तुम्हें चूज करने के लिए कहा था, लेकिन अब अगर तुम मान ही नहीं रहे तो मेरी भी कोई गलती नहीं है, और वो उनको और भी ज्यादा पनिश करवाता है। नोक्योंग रानी को बताती है कि अभी तो उसने जादू टोना करना सीखा भी नहीं है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन रानी कहती है कि मैं इस पर विश्वास कैसे कर लूं। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि राजा को पता है कि वो उनके पास रहती है, कि अब तो तुम पावर गेन करना चाहती हो और तुमने जानबूझकर उसे भेजा हो राजा को सेड्यूस करने के लिए। नोक्योंग कहती है कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, लेकिन रानी कहती है कि मुझे क्या पता एक शमन के काले दिल में क्या चल रहा होता है। इस पे नोक्योंग काफी गुस्से में कहती है कि आपने 8 साल पहले मेरे पे कैसे विश्वास कर लिया था, क्या सोच के आपने मुझे उससे मारने का ऑर्डर दिया था, तब आपने मुझे क्यों चूज किया था। रानी कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन नोक्योंग कहती है कि मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की है और आपके कहने पे मैं अपनी बेटे को यहाँ पे लेके आई थी, जिसे आप अब बचा नहीं पा रहे, और वो अब जब खतरे में है तो मुझे और किस चीज की क्या चिंता है। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करके सजा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका क्या होगा। इस पे रानी काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वहाँ पे राजा जाते हैं, जो कि नोक्योंग से पूछते हैं कि पहले तो कोई और चीज शमन थी ना। रानी को तो यही चिंता हो रही होती है कि नोक्योंग कुछ बता ना दे, बट नोक्योंग कहते हैं कि वो सिर्फ टेम्परेरी शमन थी, चीफ शमन तो मैं ही हूँ, जो किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, लेकिन अब मैं लौट आई हूँ। धन राजा रानी से बात करने के लिए आ जाते हैं और नोक्योंग वहाँ से चली जाती है। वहाँ तो नोक्योंग काफी हिम्मत से काम ले रही थी, लेकिन बाहर आके उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था वून के लिए। रानी काफी शौक थी कि आज राजा उनसे मिलने के लिए कैसे आ गए। राजा रानी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये टॉर्चर रोक दे। रानी कहती है कि क्या तुम्हें ये सोच के डर लग रहा है कि कहीं उसे हर्ट ना हो जाए, अब तो मुझे ये मत बोलना कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखने लगे हो। राजा कहता है कि आखिर मैं भी एक मैन हूँ जो कि उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो गया हूँ, बट ये बस टेम्परेरी है। इतना तो मुझे पता है कि एक देश के राजा को एक शमन से प्यार कैसे हो सकता है, वो मेरे लिए बस एक अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी मैं उस अट्रैक्शन के कारण आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये टॉर्चर मत कराएं। रानी राजा की इस बात पे विश्वास कर लेती हैं, लेकिन कहती है कि तुम इस बात के लिए मेरे जैसी बूढ़ी से क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन राजा इस पे रानी काफी मस्का लगाते हैं कि आप ही तो जो सबको कंट्रोल करके रखती हो। इस सब से रानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। राजा यही सोच रहे होते हैं कि बाकी सब लोगों को अपने पास रख के जिस चीज को मैं दूर कर सकता हूँ, उस प्रेशियस चीज के लिए मैं अपने आप को भी गिव अप कर सकता हूँ। मिनिस्टर वून से लास्ट टाइम पूछता है सबको दिखाने के लिए कि वो किसके साथ थी, लेकिन वून इस बार भी यही कहती है कि मैं अकेली थी। तभी वहाँ पर यांग म्यूंग आ जाता है, जो सबको बताता है कि ये उस रात मेरे साथ थी। इस बात को सुनते ही वहाँ पे खड़े सभी मिनिस्टर्स चौंक जाते हैं। मिनिस्टर भी कहता है कि तुम इतने खतरनाक वर्ड्स कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी पोजीशन के लिए कितना बेकार है, इससे तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है कि तुम एक शमन के वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे और सबको तुम पे शक हो जाएगा। लेकिन यांग म्यूंग कहता है कि आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना कि ये मेरे साथ थी। तभी एकदम से वून बोलती है कि मैंने इन्हें बुलाया था, इन्होंने पहले मेरी एक बार हेल्प की थी और मैं अपने शमन के जिंदगी से परेशान आ गई थी, जिसके बाद मैं भागना चाहती थी, इसलिए मैंने इनकी हेल्प के लिए इन्हें बुलाया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये प्रिंस है और जो भी गलती है वो मेरी है, इनकी कोई गलती नहीं है। यांग म्यूंग कहता है कि अब तो ये प्रूव हो गया ना कि मेरे साथ ही ना कि कोई टोना टोटका कर रही थी, इसलिए अब इसे छोड़ दो। तभी एक सैनिक आके मिनिस्टर के कान में खुसफुसाता है, जिसके बाद वो रानी दुआगर से पूछता है कि उसने टॉर्चर क्यों रुकवा दिया। रानी कहती है कि मुझे नोक्योंग ने बताया कि उसे टोना टोटका वगैरह करना नहीं आता था। इस पे मिनिस्टर कहता है कि भले उसने टोना टोटका ना किया हो, लेकिन उसने राजा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुनाह तो किया है। लेकिन रानी कहती है कि इस लड़की ने हमें बहुत ज्यादा अच्छा मौका दे दिया, जिसका हम आगे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब रानी वून को यांग म्यूंग के खिलाफ इस्तेमाल करके उसकी पोजीशन खराब करना चाहती थी। यांग म्यूंग उनसे मिलने के लिए आता है, उसे कहता है कि तुम सबके सामने ये बोल देना कि मैंने तुम्हें सेड्यूस किया था,
जब वून ऐसा कहने से मना करती है तो यांग कहता है कि तुमने भी तो मेरे लिए झूठ बोला, अब तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन वून कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, वो मैंने अपने मतलब के लिए किया था जिससे मुझे टॉर्चर ना हो। तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। यांग को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। वो वून को कहता है कि तुम बस जिंदा रहना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उनको बहुत ज्यादा रोना आता है। राजा को जब भी पता चलता है कि यांग ने आके ये सब कुछ सबके सामने बोला है, तब जाके राजा को पता चलता है कि यांग भी वून से पहले ही मिल चुका है। एंड राजा किमजी को भी कहते हैं कि तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। तभी वहाँ पर यांग म्यूंग भी आ जाता है। राजा कहता है कि तुमने उसकी इनोसेंसी प्रूव करने के लिए इतना सब कुछ बोल दिया, आप तो ऐसे नहीं हो। लेकिन यांग म्यूंग कहता है कि फिर तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ। मैं बस तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं एक प्रीशियस चीज़ को पाने के लिए बाकी सारी चीज़ों को दूर कर सकता हूँ, और आप तो इस नेशन के लीडर हो, इसलिए आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसा नहीं कर पाते। अब आप मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। लेकिन उस राजा उसे यहाँ से जाने से मना कर देता है। जब यांग म्यूंग इसका रीज़न पूछते हैं तो राजा कहता है कि आप भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं नहीं चाहता कि आपकी रेपुटेशन पे इससे कोई फर्क पड़े। लेकिन यांग म्यूंग कहते हैं कि तुम किस पोजीशन की बात कर रहे हो, किस रेपुटेशन की बात कर रहे हो। मैं बस नाम का प्रिंस हूँ और ऐसी रेपुटेशन को तो मैं अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ उसके लिए। राजा सब पे यांग म्यूंग को चुप होने के लिए कहता है और उसे कहता है कि जब मैं क्राउन प्रिंस था तो आपने मुझे बोला था कि अगर आप मेरी जगह होते तो मैं उसे जरूर बचाता। लेकिन अब आपको ये क्या लग रहा है कि आप ऐसा करके उस लड़की को बचा पाओगे। यांग भी ये सब बातें करके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसे राजा के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन राजा को अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इसे पता था कि जैसे में उसकी पोजीशन खराब करना चाहते थे ऐसे ही अब वो यांग म्यूंग की भी करेंगे, और राजा अपने ऐसे प्रीशियस लोगों को अब खोना नहीं चाहता था। एंड राजा किमजी को कहता है कि आखिरकार इसमें सबसे ज़्यादा दुख तो वोल को ही होने वाला है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।